डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल है उसके नियमों का पालन कर रहे होंगे। हम सभी को बिल्कुल सावधानी रखते हुए अपना कार्य करना है और अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अकबर हमने कल पढ़ लिया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब का काल और मुगल साम्राज्य का पतन। हम ये पढ़ने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जहांगीर को। जहांगीर का जो आरंभिक काल था, उसके बचपन का नाम सलीम था और उसका जन्म 1569 में हुआ था। और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद वो शासक बना था। उसके बचपन का नाम सलीम था क्योंकि वो शेख सलीम चिश्ती की ऐसा मानता था अकबर की शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ। इसके जो विवाह हुए वो एक तो मान सिंह की बहन से हुआ और दूसरा जो विवाह हुआ वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की जो पुत्री थी जोधाबाई, और जोधाबाई को मलिका ए जहां की उपाधि प्राप्त थी। इसके बाद एक करम सी, उसके बाद मेहरुन्निसा, नूरजहां जिसको कहा जाता था, वो उसकी पत्नी थी। तो इस तरह से उसकी विवाह थे कुछ मुख्य। उसके बाद 1605 ईस्वी में आगरा किले में सलीम का राज्याभिषेक होता है और उसका राज्याभिषेक होते ही उसने 12 घोषणाएं की जिनको आइन ए जहांगीरी कहा जाता है। पहला उसने जैसे इसमें जकात, तमगा और मीर बहरी करों का निषेध कर दिया। फिर सड़क पर चोरी और डकैती के बारे में निषेध कर दिया। इसके बाद मृत व्यक्तियों की संपत्ति पर उत्तराधिकार संबंधित नियम बनाए। उसके बाद शराब और अन्य सभी नशीली वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई। इसके बाद घरों की कुर्की और सजा के रूप में अंग विच्छेद करने का निषेध कर दिया। संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार करने पर रोक लगा दी। चिकित्सालयों की सुविधा का विस्तार किया। गुरुवार और रविवार को पशु वध का निषेध किया। उसके बाद रविवार के प्रति उसने सम्मान जताया। जागीरों और मनसबों का प्रमाणीकरण करवाया। उसके बाद मदद ए माश नाम की जो धार्मिक अनुदान की भूमि होती थी उसका प्रमाणीकरण करवाया और कैदियों को माफ़ी करवाई। इन 12 घोषणा को आइन ए जहांगीरी कहा जाता है। अब जैसे ही वो शासक बना 1606 में, 1605 में वो शासक बना और 1606 ईस्वी में उसका जो पुत्र था उसने विद्रोह कर दिया और खुसरो को पांचवें गुरु अर्जुन देव का आशीर्वाद प्राप्त था। खुसरो और जहांगीर के बीच जालंधर के निकट बेरावल नाम की जगह पर युद्ध हुआ और खुसरो पराजित हुआ और जहांगीर ने उसको अंधा करवा दिया और 1622 में खुर्रम ने उसकी हत्या करवा दी। क्योंकि एक अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का उसको आशीर्वाद प्राप्त था, तो जहांगीर ने उनको भी मृत्युदंड दे दिया। इसके बाद साम्राज्य विस्तार जहांगीर ने किस तरह से किया। सबसे पहले मेवाड़ पर आक्रमण और संधि का जो सिलसिला चला। अब क्या हुआ कि
हमको पता है कि अकबर तो अपने जीते जी मेवाड़ को पराधीन नहीं कर पाया था, लेकिन आ, मेवाड़ पर जहांगीर ने कुछ अभियान भेजे, जैसे 1605 में शहजादा परवेज़, उसके बाद में 1608 में महाबत खां, 1616 में अब्दुल्ला खां और 1615 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में आक्रमण किए। राणा प्रताप के पुत्र ने कुछ मुख्य शर्तों पर ये कुछ शर्तों पर अधीनता स्वीकार कर ली और मेवाड़ से जो संधि हुई वो जहांगीर की 1615 में हुई और जहांगीर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये, क्योंकि अकबर भी ये काम नहीं कर पाया था। इसके बाद इस संधि से राणा अमर सिंह और को इतनी ग्लानि हुई कि उसने राजपाट अपना जो ये राज था करण की उसको सौंप दिया। इसके बाद जो दक्षिणी विजय थी, वहाँ पर अहमदनगर को जीतने का उसने प्रयास किया, लेकिन अहमदनगर का एक वजीर था मलिक अंबर, उसने बड़ी बहादुरी से मुगल सेनाओं का सामना किया। फिर खुर्रम जो आगे शाहजहां नामक शासक बना, उसने अहमदनगर पर आक्रमण किया, लेकिन बीजापुर की मध्यस्थता से अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। उसके बाद बीजापुर की मध्यस्थता हुई। इसके बावजूद भी मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। इसके बाद शाहजहां का विद्रोह भी हुआ और इस विद्रोह को महाबत खां ने दबाया। वो ये चाहता था कि उसे संपूर्ण पंजाब और रोहतासगढ़ का किला दिया जाए। एक्चुअली क्या था कि जहांगीर ने शाहजहां को कंधार पर चढ़ाई का आदेश दिया था, लेकिन उसने विद्रोह कर दिया, क्योंकि उसको संपूर्ण पंजाब और रोहतासगढ़ का किला दिया जाए तभी वो कंधार जाएगा। जहांगीर ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके बाद 1626 ईस्वी में 1626 ईस्वी में ये महाबत खान ने विद्रोह कर दिया और जहांगीर को बंधक भी बना लिया, लेकिन नूरजहां ने अपनी चतुराई से उसको छुड़ा लिया। तो इन विद्रोहों के कारण दक्षिण का अभियान बंद हो गया। फिर 1620 ईस्वी में उसने कांगड़ा को अपने राज्य में मिला लिया। उसके बाद 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी, उसने ये किताब फारसी भाषा में लिखी थी और उसमें अपने शासन के 16 वर्षों का इतिहास बताया है। इसके बाद उसकी जो धार्मिक नीति थी वो काफ़ी हद तक तो उदार थी। उसने अकबर की नीति को जारी रखा था, लेकिन उसने कई जगहों पर उसने धार्मिक कट्टरता दिखाई। जैसे राजौरी और कांगड़ा का जो क्षेत्र है, उन सब में उसने धार्मिक कट्टरता दिखाई, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर स्थानों पर वो उदार ही रहा। उसने नूरजहां के पिता का मकबरा बनवाया
वैसे वो नूरजहाँ ने बनवाया था। नूरजहाँ ने अपने पिता का मकबरा बनवाया। ये अपनी जो पित्रादुरा शैली और संगमरमर के प्रयोग के कारण प्रसिद्ध है। तो इसके बाद जहांगीर का चित्रकला के प्रति भी काफ़ी अधिक प्रेम हुआ करता था और उसने वो बहुत स्वयं काफ़ी अच्छा चित्रकार था और उसने अपने दरबार में अनेक प्रसिद्ध चित्रकारों को संरक्षण दे रखा था। इसके नूरजहाँ झुंटा गुट क्या है? दरअसल नूरजहाँ झुंटा से तात्पर्य उस गुट से है जिसमें नूरजहाँ, उसका पिता एतमादुल्ला, उसके बाद अस्मत बेगम, आसफ खां और शहजादा खुर्रम शामिल था। पहले शहजादा खुर्रम जो था वो इस गुट में शामिल था, लेकिन क्योंकि एक वैवाहिक संबंधों के कारण इन गुटों में दरार पड़ गई और बाद में दोनों ही पक्ष अपने अपने दामाद को शासक बनाना चाहते थे। तो नूरजहाँ गुट जो है वो बाद में विफल रहा और शाहजहाँ शासक बन गया। अब इस तरह से जहांगीर का पार्ट खत्म होता है। इसके बाद शाहजहाँ आता है। शाहजहाँ जो होता है वो सिंहासन के लिए आरंभ में संघर्ष करता है। वो पहले नूरजहाँ गुट का सदस्य था, लेकिन उसका जो प्रतिनिधि शहरयार होने से दो दावेदार हो गए, इसलिए वो उसका विरोधी हो गया। और 1627 ईस्वी में जहांगीर की जब मृत्यु हुई तो उसके समय शाहजहाँ दक्षिण में था। तो शाहजहाँ के ससुर आसफ खान ने खुसरो के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बैठा दिया और शाहजहाँ ने अपने भाइयों और प्रतिद्वंदियों का अंत करके अंत में दावर बख्श को भी मार दिया और 4 फरवरी 1628 ईस्वी को आगरा के राज सिंहासन पर बैठा। इसके बाद शाहजहाँ का जो विवाह है वो अर्जुमंद बानो बेगम से 1612 ईस्वी में हुआ और वो इतिहास में मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगरा का जो प्रसिद्ध ताजमहल है वो मुमताज की याद में ही उसने बनवाया था। अब शाहजहाँ के काल के प्रमुख जो विद्रोह थे, वो पहला जो विद्रोह है वो जुझार सिंह बुंदेला ने किया था 1628। 1629 में शाहजहाँ ने उसके खिलाफ कार्रवाई की और 1629 में उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अफगान सरदार जो था वो खाने जहाँ लोदी ने किया और उसको तो 1631 में शामिल माधो सिंह द्वारा मार दिया गया। उसके बाद 1632 ईस्वी में शाहजहाँ ने हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों को दंडित किया। इसके बाद साम्राज्य विस्तार, सबसे पहले तो उसने 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया और सुल्तान हुसैन शाह को कैद करके ग्वालियर के किले में भेज दिया। इसके बाद गोलकुंडा का जो शासक था कुतुब शाह, उसने मुगलों की अधीनता अपने आप स्वीकार कर ली। अब उसने मध्य एशिया में बल्ख और बदख्शां में क्या था कि मुगल समर्थित शासक था, तो उज्बेक खतरे को कम करने के लिए
अ, जो उसने सोचा तो बुखारा का जो शासक था नजर मोहम्मद, उसके बेटे अब्दुल अजीज ने विद्रोह कर दिया। तो नजर मोहम्मद ने शाहजहां से मदद मांगी और बल्ख में शरण ली। तो शाहजहां ने बल्ख और बदख्शां के विरुद्ध पहला सैनिक अभियान शहजादा मुराद और अली मर्दान के नेतृत्व में किया और नजर मोहम्मद मुगलों के इरादों से को भाप कर भाग गया ईरान। अब शाहजहां ने पहले मुराद को बल्ख व बदख्शां का गवर्नर बनाया और 1637 ईस्वी में मुराद के स्थान पर औरंगजेब को गवर्नर बनाया। उसका जो अभियान था ये मित्रवत शासन की स्थापना करना था। इसके बाद लेकिन प्रतिष्ठा तो हो गई, लेकिन उसमें क्या हुआ कि मुगलों के बहुत सारे पैसे करोड़ों रुपए खर्च हो गए। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मध्य एशिया में मुगलों की असफलता का लाभ उठाकर ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने 1648 ईस्वी में कंधार को जीत लिया। 1639 ईस्वी में कंधार का किला मुगलों के पास आ गया, लेकिन 1648 ईस्वी में कंधार जो था वो अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां ने जो पहले तो औरंगजेब को और दारा शिकोह को भेजा, लेकिन वो सब असफल रहे। तो इस तरह से शाहजहां की जो मध्य एशिया की नीति है वो असफल मानी जाती है। शाहजहां की धार्मिक नीति आरंभिक रूप से अनुदार थी, लेकिन वो बाद में दारा और जहांआरा के संपर्क में आकर थोड़ा उदार हो गया। उसने हिंदुओं पर कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर भी लगाया। इसके बाद गोहत्या पर लगे प्रतिबंध को समाप्त भी कर दिया। इसके बाद 1633 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को गिराने के भी आदेश दिए। इसके बाद 1634 ईस्वी में उसने ये कहा कि ये कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी कर सकती है जब लड़का इस्लाम स्वीकार करे। इसके बाद शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना की और हिंदुओं को मुसलमान गुलाम रखने से मना किया। तो इस तरह से उसने कई कट्टरता के कार्य किए। हालांकि अंतिम दिनों में वो उदार हो गया था। इसके बाद औरंगजेब द्वारा उत्तराधिकारी संघर्ष। शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिकोह, औरंगजेब और मुराद बख्श और शाह शुजा, तो ये औरंगजेब ये शाहजहां के पुत्र थे। अब क्या हुआ कि बहादुरगढ़ का युद्ध, धर्मत का युद्ध, सामूगढ़ के युद्ध और खजुआ के युद्ध और अंतिम रूप से दोराई के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब ने परास्त कर दिया और शाहजहां को उसने कैद कर दिया। 1658 से लेकर 1666 ईस्वी तक शाहजहां उसी कैद में पड़ा रहा। इसके बाद उसकी मृत्यु जो हुई शाहजहां की, वो 1666 ईस्वी में हुई और उसको मुमताज की कब्र के पास ही दफना दिया गया। अब शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बनता है। अब
हमने देखा था कि औरंगज़ेब ने उत्तराधिकार उसको आसानी से नहीं मिला था। उसने शाम्बूगढ़ विजय के बाद आगरा पर अधिकार कर लिया था और 1658 ईस्वी में वो शासक बना था। फारस के शाह ने उसको मान्यता भी दे दी थी। उसकी धार्मिक नीति ऐसी थी कि औरंगज़ेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने कई जो उदार परंपराएं उनको बंद कर दिया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, नौरोज़ का त्यौहार मनाना, तुलादान और झरोखा परंपराएं बंद कर दी थी। उसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। उसने झरोखा दर्शन बंद कर दिया था। उसने यहाँ तक कि मुहतसिबों की भी नियुक्ति की थी, जो कि प्रजा के आचरण को देखते थे। इसके बाद उसने 1688 से ही राजपूतों को छोड़कर सभी हिंदुओं की अच्छे घोड़ों की सवारी पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस तरह से उसने जजिया को भी वापस आरंभ किया और इस तरह से उसने एक कट्टर नीति आरंभ की। उसके बाद उसकी जो राजपूत नीति थी वो भी उसमें भी परिवर्तन आ गया। अकबर के काल में राजपूत नीति उदार थी, लेकिन औरंगजेब के काल में उसने कट्टर धार्मिक नीति अपनाते हुए राजपूतों के प्रति उसने अनुदार नीति अपनाई। वो राजपूतों के प्रति हमेशा सशंकित रहता था और कई जगहों पर उसने राजपूत अजीत सिंह को उसने इस्लाम स्वीकार करने की शर्त पर उसे मारवाड़ का शासक बनाने का वचन दिया। कई जगहों पर उसने आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप किया, जैसे जसवंत सिंह का जो पुत्र था अजीत सिंह, उसको शासक न बनाकर अमर सिंह के पुत्र इंद्र सिंह को शासक बनाया। लेकिन दुर्गादास के नेतृत्व में मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम जारी रहा और 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक स्वीकार किया। मेवाड़ के शासक राज सिंह से भी उसकी नहीं बनती थी और उसके राज सिंह ने कई चीज़ें ऐसी की थी जिससे वो नाराज़ हो गया, जैसे श्रीनाथ जी की मूर्ति, द्वारिकाधीश की मूर्ति का संरक्षण उसने किया था। उसके बाद चारुमती से विवाह राज सिंह ने कर लिया था और उसके बाद उसने जजिया लगाया था, जिससे राज सिंह ने कड़ा पत्र उसको लिखा था। तो इन कई चीज़ों से वो नाराज़ था और उसके पुत्र जयसिंह ने औरंगज़ेब के जो विद्रोही पुत्र था अकबर, उसको बगावत करने में मदद की थी। तो इस तरह से उसकी राजपूत नीति थी। इसके बाद औरंगज़ेब के जो दक्षिण अभियान थे वो किस तरह से थे। औरंगज़ेब ने 1636 से लेकर 1644 ईस्वी तक 8 वर्ष तक दक्षिण की सूबेदार के रूप में कार्य किया था। तो वो मराठों की शक्ति को समाप्त करने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त करना चाहता था। लेकिन उसकी दक्षिण नीति, उसने कुछ क्षेत्र तो जीत लिया, लेकिन वही दक्षिण नीति उसकी कब्र साबित हुई। औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। इसके बाद
बीजापुर को आत्मसमर्पण करवा दिया और मुगल साम्राज्य में भी बाद में मिलवा लिया। फिर 1687 में गोलकुंडा को भी उसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद औरंगजेब ने मराठा नीति किस तरह से अपनाई। आप मराठों का जो मुगलों से जो पहला स्वतंत्र रूप में जो संघर्ष है 1657 ईस्वी में हुआ, जब शिवाजी ने अहमदनगर और जुन्नर के किले पर आक्रमण किया। उसके बाद औरंगजेब के विरुद्ध मराठों की 4 पीढ़ियों ने शिवाजी, संभाजी, राजाराम और उसकी विधवा ताराबाई ने युद्ध किया, संघर्ष करते रहे। 1663 ईस्वी में पूना में शिवाजी ने शाइस्ता खान के महल पर चुपके से आक्रमण किया और शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया। इसके बाद आमेर का जो शासक था उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि करवा ली 1665 ईस्वी में। और संभाजी के पुत्र को 1666 ईस्वी में शिवाजी को कैद भी कर लिया गया, लेकिन वो शिवाजी चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद शिवाजी का पुत्र संभाजी संगमेश्वर के युद्ध के बाद 1689 में पकड़ा गया और संभाजी और उसके कान्यगुप्त के ब्राह्मण मंत्री को 1689 में मार दिया गया। औरंगजेब जो था वो 1682 से लेकर 1707 ईस्वी तक दक्षिण में ही रहा और यही दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ। दक्षिण अभियान के 25 वर्षों में औरंगजेब ने अपने बेहतरीन सेनापति, सैनिक और धन को दिए, जिससे साम्राज्य की सैनिक शक्ति और अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। इसके बाद 1707 ईस्वी में उसकी दक्षिण में ही मृत्यु हो गई थी। अब उसके काल में जो विद्रोह हुए, सबसे पहले जाटों के विद्रोह हुए, जिसमें सबसे पहले गोकुल जाट ने विद्रोह किया। उसके बाद राजाराम जाट ने विद्रोह किया। उसके बाद चूड़ामन जाट ने भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना की और उसने विद्रोह किया। उसके बाद सतनामी विद्रोह हुआ, जो कि सतनामी किसानों और मुगलों के बीच युद्ध इसमें हुआ। इसके बाद अफगान विद्रोह 1667 ईस्वी में एक भागू नाम के यूसुफजई सरदार के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद इसको कुचल दिया गया, लेकिन इसको औरंगजेब को ये बाद में परेशान करते रहे। इसके बाद बुंदेला विद्रोह हुआ और ओरछा का शासक जो था उसका चंपत राय, उसके पुत्र ने विद्रोह जारी रखा। 1661 में चंपत राय ने विद्रोह किया था, लेकिन उसके पुत्र ने विद्रोह जारी रखा। फिर क्या हुआ कि छत्रसाल बुंदेला ने औरंगजेब से संधि कर ली 1705 ईस्वी में। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही हुई, छत्रसाल बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। इसके बाद शहजादा अकबर का विद्रोह हुआ। मेवाड़ की दुर्गादास के सहयोग से अकबर ने 1681 में अजमेर के पास आक्रमण किया। पराजित होकर अकबर दक्षिण में संभाजी की शरण में गया और अंत में फारस भाग गया, जहाँ पर उसकी 1706 ईस्वी में मृत्यु हो। इसके बाद सिखों का विद्रोह हुआ। ये धार्मिक कारणों से था। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में 90 सिख गुरु
तेग बहादुर को इसलिए मृत्युदंड दे दिया क्योंकि उसने औरंगज़ेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सिख विद्रोह को जारी रखा और औरंगजेब के पास 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा नामक विरोध पत्रों का संकलन उनको भेजा था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की। उनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई। औरंगजेब की मृत्यु जो हुई वो दक्षिण में ही औरंगाबाद में 1707 ईस्वी में हो गई। इस तरह औरंगजेब की भी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद ये मुगल साम्राज्य का पतन किस तरह से हुआ, इसकी हम सभी जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और 1857 ईस्वी में मुगल साम्राज्य अंतिम रूप से बिखर गया। उसका बिखरना तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही शुरू हो गया था, जब अनेक शासकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। अब इसके पीछे क्या क्या कारण रहे मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे? सबसे पहला कारण है औरंगजेब की नीतियाँ। औरंगजेब की कई धार्मिक नीतियाँ जो थी वो बहुसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ थी, बहुसंख्यक जो उसकी साम्राज्य जो था उसके खिलाफ थी, और वो एक कट्टर शासक था। इसके कारण उसके काल में कई विद्रोह उठ खड़े हुए। सिख विद्रोह, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, इस उसकी जो कट्टर नीतियाँ थी उसके विरुद्ध। उसके बाद औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने दक्षिण में विजय तो प्राप्त की, लेकिन मराठों को वो नहीं कुचल पाया, और इसके चक्कर में उसके कई सेनापति, बहुत सारा धन और बहुत सारे संसाधन समाप्त हो गए। राजकोष भी रिक्त हो गया। तो इसके कारण औरंगजेब की दक्षिण नीति पतन का प्रमुख कारण बनी। औरंगजेब की राजपूत नीति। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने राजपूतों पर के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन औरंगजेब ने अपनी नीति में परिवर्तन करके राजपूतों को परेशान करना आरंभ कर दिया। राजपूत जो थे वो मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी थे, प्रमुख एक स्तंभ थे, लेकिन राजपूतों का जो विश्वास औरंगजेब ने खो दिया। उसके बाद राजपूतों ने भी अलग से व्यवहार करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो इस तरह से औरंगजेब खुद एक बहुत बड़ा कारण इसके पीछे, मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे था। उसके बाद उत्तराधिकार के नियम का जो अभाव था वो भी था कि हम लगभग हर मुगल बादशाह के बाद उत्तराधिकार की समस्या आई ही थी। जैसे बाबर से लेकर बाबर ने वैसे हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उसने भी साम्राज्य विभाजन करवाकर अन्य पुत्रों की महत्वाकांक्षा बढ़ा दी। इसके बाद हुमायूं के बाद भी अकबर के काल में हाकिम मिर्ज़ा और कई अन्य तरह के उसको सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए सामना करना पड़ा। उसके बाद अकबर के बाद सलीम ने भी विद्रोह किया था, हालांकि सलीम को इजीली मिल गया। उसके बाद सलीम के बाद खुर्रम और खुसरो में विवाद हुआ, और नूरजहां गुट के बाद में शहरयार और दावर बख्श से उसे मुकाबला करना पड़ा। उसके बाद औरंगजेब ने अपने भाइयों के साथ शुजा, मुराद बख्श, दारा शिकोह इनके साथ युद्ध लड़ा। तो इस तरह से उत्तराधिकार के नियम का स्पष्ट अभाव था। इसके बाद कई युद्धों के बाद मुगल साम्राज्य का राजकोष रिक्त हो गया था, और
इसके बाद मुगल साम्राज्य के रिक्त राजकोष के बाद अ, कई समस्याएं उत्पन्न हुई। इसके बाद जो औरंगज़ेब के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर थे, जैसे बहादुर शाह प्रथम तक तो ठीक चला, और भी उसके बाद तो मुगल साम्राज्य अनेक टुकड़ों में बढ़ता गया। इसके बाद मुगल साम्राज्य विशाल था। मुगल साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग से लेकर औरंगज़ेब के समय दक्षिणी भाग से लेकर लगभग बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। तो इतने बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करना आसान नहीं था। इसके बाद औरंगज़ेब के बाद अमीरों की दलबंदी बढ़ती गई। पहले तो गुटबंदी नहीं होती थी, लेकिन क्योंकि बादशाह कमज़ोर पड़ गए तो अमीरों की दलबंदी बढ़ गई, और कई जगह तो उन्होंने बादशाह बनाना ही आरंभ कर दिया। तो इसके बाद शांति और सुरक्षा का अभाव, मुगल साम्राज्य में लंबे समय तक शांति और सुरक्षा का अभाव रहा। कई जगह पर विद्रोह होते रहते थे और ये सब होता रहता था, तो इससे मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था। इसके बाद 1739 में नादिर शाह और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के जो आक्रमण थे, उन्होंने इसको मुगल साम्राज्य को और कमज़ोर कर दिया और पतन की ओर धकेल दिया। अंततः 1857 ईस्वी में की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में बहादुर शाह को गिरफ्तार करने के बाद मुगल साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन हो गया। थैंक यू सो मच।